मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे और ये पार्ट तीसरा है, भाग तीसरा यहाँ पे आप देखने वाले हैं। और आज के जो अध्ययन का विषय है वो है कला के तत्व। थोड़ा टॉपिक लंबा है और यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं और ये टॉपिक अगर आपके समझ में आ जाता है तो यहाँ के प्रश्न आपके एक भी गलत नहीं होंगे। तो इस टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक से जितने भी बिंदु बन सकते हैं परीक्षा पॉइंट की दृष्टि से, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला जो कला का तत्व का पहला बिंदु है वो कला के 6 तत्व बताए जाते हैं। कला को कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। तो कला के कितने तत्व माने जाते हैं? 6 तत्व माने जाते हैं। पहला है रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और 6वां अंतराल है। तो सबसे पहले रेखा का अध्ययन करते हैं। पहला जो बिंदु है, तो 2 सीमाओं या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो 2 सीमाओं और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा की परिभाषा है। और भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत ही महत्व है। भारतीय चित्रकला में रेखा बहुत ही महत्व रखता है और प्रमुख रूप से 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। तो रेखा कितने प्रकार की होती हैं? प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब सरल रेखा कौन सी होती हैं? जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही दिशा में खींची जाती है रेखा तो सरल रेखा कहलाती है। किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। और वक्र रेखा क्या है? जब किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो वह रेखा वक्र रेखा कहलाती है, जैसा कि आपके सामने बना हुआ है। तो सरल रेखा, वक्र रेखा की पहचान हो गई। आगे देखते हैं। चित्र सूत्र में भी रेखा के विषय में वर्णन किया गया है। बताया गया है कि रेखाम प्रसन्नसंत्य आचार्य। तो चित्र सूत्र में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। तो बिंदुओं के मध्य जो रेखीय प्रभाव होता है उसी को अनुभूत रेखा कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती हैं समांतर रेखा कहलाती हैं। तो समांतर रेखा की परिभाषा है, एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो किसी भी स्थान पर जाकर नहीं मिलती हैं समांतर रेखा कहलाती हैं। और असमांतर रेखा क्या है? जब एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखा एक ही दिशा में आकर मिल जाए, असमांतर रेखा कहलाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो समांतर रेखा, असमांतर रेखा। आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का बहुत ही महत्व है। रेखांकन 8 प्रकार का होता है। रेखांकन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। और रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला है खड़ी या लंबवत रेखा। तो खड़ी लंबवत रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वागमन का प्रतीक है। इसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, अस्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। तो जो खड़ी रेखा लंबवत रेखा है उसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, अस्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। अब क्षैतिज रेखा देखते हैं। क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखा या आधार रेखा होती है। इसका प्रभाव क्या है? स्थिरता है, शांति है, विस्तार है, निष्क्रियता है, विश्राम है। ठीक। तो क्षैतिज रेखा स्थिरता, शांति, विस्तार, निष्क्रियता, विश्राम को प्रदर्शित करती है। अब आते हैं कड़वत रेखा। तो कड़वत रेखा को आड़ी रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रभाव जान लेते हैं। गति, नाटकीयता, व्याकुलता, क्रियाशीलता, उत्तेजना, एक कड़वत रेखा का प्रभाव है। अब आते हैं कोणीय रेखा के बारे में। तो कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता आदि प्रदर्शित होता है।
कोणीय रेखा में। एक पुंजीय रेखा क्या है? तो एक पुंजीय रेखा में स्वच्छंदता, शक्ति, विस्तार, प्रसार, प्रकाश, शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता आदि प्रभाव को प्रदर्शित करता है एक पुंजीय रेखा। चक्राकार रेखाएं क्या हैं? तो चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रवाही रेखाएं क्या है? गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतरता, प्रवाह आदि का भाव प्रदर्शित करती है प्रवाही रेखाएं। तो इस तरह से रेखा के 7 प्रभाव, 7 प्रकार देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं रूप। तो कला के तत्व में जो दूसरा तत्व है वो रूप है, जिसको आकृति भी कहते हैं। अब देखते हैं रूप क्या है। किसी घनत्व पूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप आकृति है। किसी घनत्व पूर्ण वस्तु की बनावट ही आकृति या रूप है, जो अंतराल के किसी भाग को चारों ओर से घेरती है। रूप का निश्चित आकार एवं वर्ण होता है, जिसका क्षेत्र या स्थान होता है। अब आगे देखते हैं। रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है। तो रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है। कला में रूप को निश्चित उद्देश्य से सांकेतिक, सृजित अथवा विकसित किया जा सकता है। रूप को अंग्रेजी में फॉर्म कहते हैं। रूप 2 प्रकार के होते हैं, नियमित जिसको सममात्रिक रूप कहते हैं, अनियमित जिसको असममात्रिक रूप कहते हैं। तो रूप 2 प्रकार के होते हैं, नियमित रूप और अनियमित रूप, जिसको सममात्रिक और असममात्रिक कहते हैं। नियमित आकार अथवा रूप अपने शेष अर्ध भाग का ही विलोम होता है, जैसे वृत्त। तो नियमित आकार जो होता है वो अपने आधे भाग का ही विलोम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं वृत्त, आयत, वर्ग, ग्लास। ठीक, ये नियमित रूप है। अनियमित रूप क्या है? अनियमित रूप का आधा शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं है। इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है। जैसे ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, हाथ, पैर, पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, बादल, जानवर आदि। ठीक, रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। रूप के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं, एक सापेक्ष और निरपेक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने रूप के कितने भेद बताए हैं? 2, सापेक्ष और निरपेक्ष। आयताकार रूप में शक्ति, स्थायित्व, एकता का भाव प्रदर्शित होता है। तो रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। पहला आयताकार, आयताकार से शक्ति, स्थायित्व, एकता का भाव प्रदर्शित होता है। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा, विकास, शाश्वतता, अशांति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। वर्गाकार रूप क्या है? वर्गाकार रूप में स्थिरता, नीरसता एवं दृढ़ता का परिचायक है वर्गाकार रूप। गोलाकार रूप, गोलाकार रूप में शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति आदि का भाव प्रदर्शित होता है गोलाकार रूप से। अंडाकार रूप, तो अंडाकार रूप में लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मकता आदि का भाव प्रदर्शित होता है अंडाकार रूप से। विलोम त्रिभुजाकार रूप में लिप्तता तथा अशांति व असुरक्षा का भाव प्रदर्शित होता है विलोमाकार त्रिभुजाकार। तो विलोम त्रिभुजाकार रूप में लिप्तता, अशांति व सुरक्षा का भाव प्रदर्शित होता है। आगे देखते हैं। अब अगला जो कला के तत्व हैं, रंग है। तो थोड़ा सा ये टॉपिक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो रंग प्रकाश का गुण होता है। रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। मानव जीवन में वर्ण या रंग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। रंग या वर्ण किसी वस्तु के गुण के बजाय प्रकाश का गुण है। वर्ण के 3 प्रधान गुण हैं। वर्ण के 3 प्रधान गुण हैं, रंगत, मान, सघनता।
रंगत, मान, सघनता ये वर्ण के 3 प्रधान गुण हैं। रंगों का स्वभाव या प्रकृति जो होता है वो रंगत कहलाता है। रंगों का स्वभाव या प्रकृति रंगत कहलाता है, जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन आदि। मान क्या है? मान रंगत के हल्के व गहरेपन का सूचक होता है। मान रंगत के हल्के तथा गहरेपन का सूचक या द्योतक होता है। रंगों की सघनता का अभिप्राय प्रायः चटकदार रंगों से होते हैं। रंग में चटकपन शुद्धता का परिचायक होता है या शुद्धता के कारण होता है। अब आते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग 3 हैं। ये रंग किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। ये स्वाभाविक रंग होते हैं। और पदार्थ की रंगतें 3 हैं। पदार्थ की 3 रंगतें हैं, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला और नीला ये पदार्थ के 3 रंगतें हैं। वहीं प्रकाश की अगर रंगतों की बात करें तो प्रकाश की रंगतें हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये प्रकाश की रंगतें हैं और पदार्थ की रंगतें लाल, पीला और नीला। अब आते हैं द्वितीयक रंग क्या होते हैं? जब 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से दूसरा रंग बने वही द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो 2 प्राथमिक रंग मिलाने से बनते रंग हैं जो वही द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाते हैं तो नारंगी बनता है, पीला और नीला मिलाते हैं तो हरा बनता है, और नीला और लाल मिलाते हैं तो बैंगनी बनता है। आगे देखते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक या मध्यवर्ती रंग बनते हैं और तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है। और प्राग ने अपने अनुसार तृतीयक रंगों में ऑलिव, रेसेट व सिर्टन को बताया है। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 होती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। लाल रंग में कंपनगत सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। और आगे देखते हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग लाल है, जिसे अग्रगामी रंग भी कहते हैं, या उष्ण या गर्म रंग होता है। तो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग वो लाल है। बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है तथा इस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। तो कंपन गति बैंगनी में सबसे अधिक होती है और तरंग की लंबाई सबसे कम होती है। काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है। लाल, पीला व नीला आदि रंगों की अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है। तो काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है। लाल, पीला, नीला आदि रंगों की अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है। कोन्स के ठीक ढंग से काम न करने पर वर्णांधता होती है, जिसको कलर विजन कहते हैं। काले व सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। श्वेत या श्याम रंग को उदासीन रंग या धूसर रंग कहते हैं। वर्णशून्यता भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं वर्णचक्र। तो वर्णचक्र के प्राथमिक रंगों के परस्पर सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। इसमें एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है, दूसरा द्वितीयक श्रेणी का होता है। जैसे लाल का पूरक हरा, पीले का पूरक बैंगनी और नीले का पूरक नारंगी। वर्णचक्र के आमने सामने वाले वर्ण विरोधी रंग कहलाते हैं। वर्णचक्र के आमने सामने वर्ण क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग कहलाते हैं। लाल, पीला तथा नारंगी रंग उष्ण स्वभाव, गर्म रंग के स्वभाव के होते हैं। ये वर्ण सूर्य के रंग के समीप होते हैं। इनकी तरंगत अधिक होती है। इन्हें अग्रगामी रंग कहते हैं। हरा और नीला ये ठंडे रंग की श्रेणी में आएंगे, शीत वर्ण की श्रेणी में आएंगे। इस रंग की तरंगति कम होती है, इसे पृष्ठगामी रंग कहते हैं। अक्षपटल के पार्श्व भाग में रोड्स
तथा कोंस 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधावर्ण तथा मूलवर्ण कहा जाता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधावर्ण तथा मूलवर्ण कहा जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग है वो एक ही परिवार के रंग हैं, वह समीपस्थ वर्ण कहलाते हैं, जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी जिसमें पीला रंग सभी में उपस्थित है। आगे देखते हैं एक वर्णीय योजना। एक रंग के विभिन्न बालों का प्रयोग होता है, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। एक वर्णीय बहुवर्णीय योजना क्या है? चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग जो होता है उसको बहुवर्णीय योजना कहते हैं। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्णशून्यता कहते हैं। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्णशून्यता कहा जाता है। आगे देखते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी इंद्रधनुषीय रंग हैं। याद कर लीजिएगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इंद्रधनुषीय रंग है। इनकी संख्या 7 है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवार्ड ने 4 प्राथमिक मुख्य रंगतों को आधार बनाकर इन्हीं आधार पर 4 द्वितीयक या आदर्श वर्णचक्र को लेकर 8 रंगतों का एक वर्णचक्र तैयार किया था। वो 8 रंग कौन है? लाल, नारंगी, पीला, समुद्री हरा, 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 हरा पत्ती वाला हरा, नीला और बैगनी। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वस्तु काली दिखाई देती है। तो वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वस्तु जो है काली रंग की दिखाई देती है। ओस्टवार्ड के आदर्श वृत्त में कुल 24 रंगतें हैं। तो ओस्टवार्ड के आदर्श वृत्त में 24 रंगतें बताई गई हैं। जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं पड़ता उन्हें अपारदर्शक रंग कहते हैं, जैसे तैल रंग, पोस्टल रंग और टेम्परा रंग, ये अपारदर्शक रंग है। तैल रंग, पोस्टल रंग और टेम्परा रंग अपारदर्शक हैं, और जिस रंग के आर पार दिखाई देता है वो पारदर्शक रंग कहलाते हैं। ठीक, एक रंग के ऊपर यदि दूसरा रंग चढ़ाया जाए तो पहला रंग दिखेगा, वो क्या है? पारदर्शक। लाल रंग प्रेम, क्रोध, कुटिलता, भयानकता के भाव को प्रदर्शित करता है। लाल रंग गर्मी के साथ मन में हलचल भी पैदा करने वाला होता है। पीले रंग का देख लेते हैं। पीले रंग में प्रकाश का प्रभाव अधिक होता है। पीले रंग ज्योति का द्योतक होता है। नारंगी रंग ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान को प्रकट करता है। नीला रंग शीतलता को प्रकट करता है तथा शांति और अहिंसा का प्रतीक है। काला रंग शोक का, अज्ञानता का, विरोध का, बुराई का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, ताजगी का प्रतीक है। रंग की सघनता तटस्थ रंग मिलाने से कम होती है। रंग की सघनता किससे कम होती है? तटस्थ रंगों को मिलाने से। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहा जाता है। अब अगला देखते हैं। जो अगला कला का तत्व है तान। तान क्या है? रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहा जाता है। तान के रंगत में सफेद अथवा काले के परिणाम को दर्शित करता है। इसको मान व प्रकाश भी कहते हैं। तो तान के रंगत में सफेद अथवा काले के परिणाम को दर्शित करता है, इसको मान या प्रकाश कहते हैं। तान के प्रयोग से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में दिखाई देता है। तान के मुख्य भेद प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया है। तान का 3 भेद है: प्रकाश, लाइट, मध्यम प्रकाश और छाया। अब अगला तत्व जो है पोत। कला का 5वां जो तत्व है पोत। पोत क्या है? किसी वस्तु के धरातल के बुनावट के गुण को पोत कहते हैं। किसी वस्तु के धरातल के बुनावट
के गुण को पोत कहा जाता है। चित्र में अंतराल की एक रास्ता को पोत की सहायता से भंग किया जाता है। चित्र में अंतराल की एक रास्ता को पोत की सहायता से भंग किया जाता है। धरातल की बनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको स्पर्श ज्ञान कहते हैं। धरातल की बनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको स्पर्श ज्ञान कहते हैं। पोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राप्त पोत, दूसरा अनुकृत पोत और तीसरा सृजित पोत। तो पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण प्राप्त होता है, पोत कहलाता है। तो प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण प्राप्त पोत कहलाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण शिला चित्र को माना जाता है। प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत अनुकृत पोत कहलाते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त जो पोत का है अनुकरण करते हैं फिर निर्मित करते हैं तो वो अनुकृत पोत कहलाता है। तो अनुकृत पोत क्या है? अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों का माना गया है। सृजित पोत 20वीं शताब्दी की खोज है। तो प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। आगे आते हैं 6वां भाग कला के तत्व का, अंतराल। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। द्वियामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होता है। द्वियामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल कहलाता है। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अंतराल जो है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थिर होती है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है, 6वां स्थान। तो कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही क्या कहलाता है? अंतराल। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रयोग में प्रायः द्वियामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रयोग से प्रायः द्वियामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्रभूमि के अंतराल को समविभाजन तथा असमविभाजन में बांटा गया है। समविभाजन चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे सब में संतुलन रहेगा। असम विभाजन चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम विभाजन किया जाता है। चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है वो सक्रिय अंतराल कहलाता है। तो चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित होती है। चित्र का शेष भाग जो प्रायः पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन, स्थान व स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। तो अंतराल को ग्रंथों में भूमि बंधन, स्थान व स्थान निरूपण के नाम से जानते हैं। समरांगण सूत्रधार की बात करें तो समरांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। समरांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जानते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जानते हैं। अभिलाषार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के रूप में जाना जाता है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत सबसे पहले यूनान वासियों ने दिया। तो स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत यूनान वासियों ने दिया है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे इस वीडियो को निरंतरता मिलती रहे और इस वीडियो को लगातार बनाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।